स्कॉर्पियो एंड एसयूवीज का बिग डैडी हमें लेकर आया है वहां जहां खड़ी है टीवी9 भारतवर्ष की हाईटेक बस और लगी है आपकी पसंदीदा अड़ी। तो आज की अड़ी गया जी की मोक्ष और ज्ञान की धरती से बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की अड़ी में ये है गया जी की प्यारी सी जनता जनार्दन। और प्यारी तो बहुत है, लेकिन क्या उत्साह की कमी है? ये तालियां तो ऐसा ही बताती। हाउस द जोश। ये गया जी है, यहां जोश की भी कमी नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये वो धरती है जहां गौतम बुद्ध बने। ये वो धरती है जहां जब जीवन की इतिश्री हो जाती है, उसके बाद की संघर्ष गाथा समाप्त करने के लिए पिंडदान होता है और लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वो धरती है जिसका बखान असल में आप देखें तो रामायण से लेकर तमाम पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। और ये वो धरती है जहां से इस बार दूसरे दौर में सियासत के ये तय होने वाला है कि जो पहले दौर में बम्पर वोटिंग हुई उसका मायना क्या है, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है ये उसके पक्ष में हुआ मतदान है। आप देखिए आरजेडी और उसके साथी ये बताने में लगे हुए हैं कि ये तो एंटी इनकम्बेंसी है इसलिए इतना बम्पर वोटिंग हुई है। उधर देख लीजिए एनडीए ये बता रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी। कई बार हमने बताया जब अच्छा काम करो, सुशासन दो तो रिपीट गवर्नमेंट बनती है और इसीलिए इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। इस बार सिर्फ सरकार नहीं, सियासत भी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये सत्ता पक्ष दावा कर रहा है कि हम ही बैठेंगे कुर्सी में, और अब जब उधर वाले हैं उनका तो नामो निशान खत्म होने वाला है। आज भी दूसरे दौर के लिए पूरे बिहार में जगह जगह पर रैलियां हुई। किसने क्या कहा ये बताऊंगा। यहां जनता जनार्दन की टिप्पणियां, उनके सवाल भी लूंगा। और मंच पर मैं बुला रहा हूं खास मेहमानों को जिनकी तरफ से आइए जरा मंच पर। आपका बहुत स्वागत है, आप सभी आइए। एक एक करके आपका परिचय कराता हूं। आपको डायस में एक्सट्रीम राइट में दिखाई देंगे रौनक सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ इस चर्चा में यहां शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ इकबाल हुसैन साहब जुड़ रहे हैं, उसके बिल्कुल बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जेडीयू की तरफ से अपनी बात को रखने के लिए यहां पर मौजूद हैं। पैरालंपिक्स में गोल्ड जिसने हासिल किया हो, देश का नाम रोशन किया हो और अब निर्दलीय मैदान में हो। पिछली बार निर्दलीयों के हिसाब से देखें तो वो जिनके पास पहचान थी एआईएमआईएम जैसे या फिर बीएसपी जैसे जो दल थे, उनको ही 4-5 सीटें गई थी और एक सीट एक निर्दलीय को गई थी। मतलब ऐसा चुनावी निशान जो लोगों के दिमाग में स्थापित नहीं होता, लेकिन पहली बार किसी को मिला होता है और उसके तहत वो चुनावी मैदान में होता है। तो हमारे साथ शमसुद्दीन जी हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि निर्दलीयों का इस बार जब दोनों खेमे ये कह रहे हैं कि या तो इधर है या उधर है, ऐसे में निर्दलीयों का, जनसुराज जैसे एक तीसरे फैक्टर का कितना बोलबाला है। जनसुराज ने भी यह दावा किया है कि जो अप्रत्याशित रूप से ये वोटिंग हो रही है इसका सीधा कारण यह है कि हम भी मैदान में हैं और इस बार जनता का राज जनसुराज आने वाला है। क्या वाकई ऐसा है? मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अनुज कुमार तरुण। आप सभी का बहुत स्वागत है। इनके साथ हम चर्चा, आज की अड़ी इनके साथ हम लगा रहे हैं और आप प्यारी जनता जनार्दन के साथ लगा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए आज बिहार में प्रचार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कैमूर में क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी यहां और नरेंद्र मोदी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है वो आपके सामने रख रहा हूं। कैमूर में प्रधानमंत्री मोदी का बयान, पहले चरण में एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह जबरदस्त मतदान एनडीए के फेवर में हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस फूल कर गुब्बारा हो गए थे और इस मतदान के बाद गुब्बारे की हवा निकल गई है, कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहुत जल्दी से उनका कहा हुआ सुनिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इसी पृष्ठभूमि के साथ। पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। अब कैमूर की बारी है, अब रोहतास की बारी है। साथियों, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे। और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के
गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई। अनुज तरुण जी, गुब्बारे की हवा निकल गई क्या पहले ही फेज में? प्रतीक जी, गुब्बारे की हवा किसकी निकली है वो तो आपको भी पता है। अभी तक 20 वर्षों से कौन गुब्बारा फुला रहा था और किसकी हवा इस चुनाव में निकल गई है, ये तो मोदी जी के भाषण से ही पता चल रहा है। इनके भाषण को देखिए ना, एक भी विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि 20 सालों में इन्होंने कुछ विकास किया ही नहीं। पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, कमाई, महंगाई, करवाई, सुनवाई पे बात करते तो मुझे अच्छा लगता कि देश के प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर आ रहे हैं और यहाँ के मुद्दों की बात कर रहे हैं, यहाँ के रोजगार की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। यहाँ जुमला फेंकने के लिए आते हैं, ये बिहार की हर जनता जानती है। ये जुमला फेंकने के लिए आए हैं, इनके पास गिनाने के लिए इनके काम नहीं है। वैसे आप ये जानते हैं, ये कहा जाता है कि जब भी आप सरकार में रहिए तो बहुत ज्यादा कामों की चर्चा मत करिए, क्योंकि काम कितना भी कीजिए कम पड़ जाते हैं। उस समय इमोशंस को ही आपको सामने रखना चाहिए अगर आपको दोबारा चुनकर आना है। ये चुनावी विश्लेषक कहते हैं। क्या ये बात सच है? और इसीलिए यहां पर गुब्बारे की बात की गई है। गुब्बारा किसका फूला हुआ था और किसका सिकुड़ रहा है, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए यहां पर अगर ये माना जाए कि ये प्रो इनकम्बेंसी का वोट है या ये माना जाए कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, तो दोनों ही सूरतों में आपके सामने मैं ये ग्राफिक्स रख रहा हूं, इस पर जरा देखिए। अगर प्रो इनकम्बेंसी है तो और एंटी इनकम्बेंसी है तो जरा देखिए टॉप 10 सीटों पर वोटों का समीकरण क्या कहता है। फ्लैश कीजिए इसको जरा। राघोपुर में जहां से तेजस्वी यादव जुड़ रहे हैं, जहां से तेजस्वी यादव माफ कीजिए लड़ रहे हैं, वहां पर 2025 में 68.54% मतदान हुआ, जो कि पिछले बार के मतदान से अगर आप कंपेयर करें तो 10.57% ज्यादा है। महुआ सीट में तेज प्रताप यादव जहां से लड़े 2025 में 68.54% वोटिंग हुई, 16.54% पिछले बार 2020 से ज्यादा है। 2020 में यह सीट आरजेडी के पास थी और राघोपुर की तेजस्वी यादव की सीट भी आरजेडी के पास थी। अब आइए लखीसराय, विजय सिन्हा जो सीट बीजेपी के पास ही थी, उसमें 2025 में 63.46% मतदान हुआ, 11% ज्यादा है 2020 के मुकाबले। तारापुर में सम्राट चौधरी पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और यह सीट पहले जेडीयू के पास थी और 2025 में जब मतदान हुआ तो 66.88% हुआ, जो कि 11.76% ज्यादा है। छपरा में इसी तरीके से 2025 के मुकाबले 58.61%, जो कि 8.04% ज्यादा है। आप जानते हैं खेसारी लाल यादव यहां से चुनाव लड़ रहे थे, पहले ये बीजेपी के पास सीट रही है। मनेर में भाई वीरेंद्र 2025 में यहां 67.76% वोट पड़े हैं, जो कि 2020 के मुकाबले 6.60 ज्यादा है। मोकामा में अनंत सिंह जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 10.05% ज्यादा वोटिंग के साथ 64% वोटिंग हुई है। अलीनगर में मैथिली ठाकुर यहां 60.18%, जो कि 2.97% ज्यादा है पहले के मुकाबले। गोपालगंज में प्रीति किन्नर जहां से चुनाव लड़ रही हैं, 66.10% वोटिंग हुई, 11.38% ज्यादा है। रघुनाथपुर में उसामा साहब 61.45% वोटिंग, 8.19% 2020 के मुकाबले ज्यादा। कुम्हरार केसी सिन्हा जहां से लड़ रहे हैं 2025 में 39.57% वोट पड़े, 3.88% ज्यादा हैं। अब ये देखिए कि इसमें हर तरह के आपको आरजेडी भी मिलेगा, जेडीयू भी मिलेगा। उन जगहों पर जहां ये वोटिंग ज्यादा हुई है, तो क्या जहां ज्यादा वोटिंग हुई है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है, तो वहां तो समझ में आता है, लेकिन जहां खुद आरजेडी पहले भी जीता हुआ था और इस बार भी वोटिंग हुई तो ज्यादा वोटिंग हुई, तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां उनके ही खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? तरुण जी। बिल्कुल नहीं। देखिए, इस बार जनता बदलाव के मूड में है। ये जो 20 वर्षों की खटारा जो सरकार है, वो ना रोजगार की बात कर रही है, ना बढ़ता हुआ अपराध की बात कर रही है, ना महंगाई की बात कर रही है, किसानों की हालत नहीं, मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं। तो बिल्कुल सर एक बात बताइए, आप ही लोग कह रहे हैं कि जब ज्यादा मतदान होता है तो सरकार के खिलाफ होता है, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, इतिहास रहा है। मैं नहीं इतिहास नहीं, कई बार इतिहास ऐसा भी हुआ है जब ज्यादा मतदान हुआ सरकार रिपीट हुई है। आप बता दीजिए। कई बार हुआ है। ठीक है, लेकिन औसत क्या है? अधिकांश आंकड़े क्या हैं? जब भी अधिक मतदान होता है सत्ता परिवर्तन होती है। सर ये बताइए, अगर ऐसा है तो जहां आरजेडी का ही कैंडिडेट सिटिंग एमएलए है, वहां फिर से आरजेडी का कैंडिडेट आया हुआ है और मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ है, तो ये क्या इशारा है? तो ठीक तो है, रोजगार को लेकर मुद्दा हमारे साथ है, युवा हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं। उनको पता है कि 25,000 माई बहन मान योजना के तहत मिलेगा और इनके तरफ। तो आपने शुरुआत में ये क्लियर कर दिया कि ये जो गुब्बारा सिकुड़ रहा है ये आपका नहीं है। तो रौनक जी, वो गुब्बारा दिखाइए जरा जो आपके पास है। देखिए, मैं इन लोगों की तरह गुब्बारा तो लेके नहीं चलता और हमारी पार्टी किसी गुब्बारे पे कभी नहीं बैठती। हम जमीन पे, धरातल पे काम करते हैं और हमने अपने धरातल पर आकर के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, हर किसी का सोचते हुए हर किसी के लिए काम किया। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो अगर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में हो,
हर जगह पर बिहार कहां था और बिहार कहां है, इस पे गौर करने की बात है। जिस बिहार में आप शाम 6 और 7 बजे के बाद इसी के महिलाओं की बड़ी लंबी लाइनें देखी गई, जी, तो ये बिल्कुल। असल में नीतीश कुमार की नाव में बैठकर आप लोग भी ये वैतरणी पार कर रहे हैं या आपका हाथ पकड़कर देखिए, ये नीतीश कुमार का? बिल्कुल, ये डबल इंजन की सरकार है और डबल फोर्स के साथ बिहार को आगे लाने का काम किया है। और आज इतने रात में अगर हम इस गांधी मैदान में बैठकर डिबेट कर रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार की देन है, ये माननीय नीतीश कुमार की देन है कि आज एक युवा इस मंच पर खड़ा नहीं, होकर अगर ये मान लिया जाए, बोल ये रहा है और रौनक युवा जी जो यहाँ कह पर रहे आके हैं, सुन रहे हैं। रौनक जी जो कह रहे हैं वो मान भी लिया जाए तो एक और चर्चा हो रही है। वो ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार पिछली बार के मुकाबले उनके नाम के आगे उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही है। पिछली बार तो थोड़ा बहुत नाराजगी थी, लेकिन इस बार नहीं है। तो नीतीश कुमार को सीधे सीधे खुलकर कि यही सीएम होंगे क्यों नहीं कहा गया? ये क्यों कहा गया कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और बाद में विधायक मंडल फैसला लेगा? क्या ये बात इकबाल हुसैन साहब को किसी दुविधा में डालती है? सब कुछ क्लियर है इकबाल हुसैन साहब? सबसे पहले मैं गया, मगध और बिहार वासियों को अपने आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। बहुत ही सही सवाल किया गया कि हमें विचलित करती है कि नहीं। नहीं करती सर, नहीं करती। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 सालों से जो सुशासन की सरकार है, जिन्होंने बिहार को धरातल से उतारकर आसमान तक पहुंचाने का काम किया, वो नीतीश कुमार नेतृत्व में हम इलेक्शन तो लड़ रहे हैं। और सर सुन लीजिए, हम उस नेतृत्व में लड़ रहे हैं और विकास जो अभी 10% की रफ्तार से बढ़ रही है, 100% की रफ्तार से विकास बढ़ने जा रही है। नहीं, अगर इकबाल हुसैन साहब की बात मान ली जाए और वाकई वो विचलित नहीं है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि असल में जेडीयू ने जानबूझकर इसका कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि असल में तो पिछली बार भी इस तरह की कोई बात हुई नहीं और सीटें भी कम आई, उसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना ही दिया गया, तो इस बार भी ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते रहे कि क्या ललन सिंह, संजय झा जैसे लोग जो हैं वो क्या नीतीश कुमार के साथ हैं या पार्टी में रहते हुए भी अलग हैं? कई लोगों ने इसकी तर्जुमानी ऐसे भी की कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी सीधे खुलकर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है, लेकिन नीतीश कुमार को भी ये स्थिति इसलिए सूट करती है कि वो भी बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के क्लोज नहीं दिखाई देना चाहते, इसलिए पटना में भी वो शामिल नहीं थे रोड शो के दौरान, क्योंकि उनको अपने मुस्लिम मतदाताओं के बिखर जाने का इससे डर रहता है। क्योंकि आप इकबाल साहब उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो जरा ये बता पाएंगे कि ऐसा कुछ है क्या? सर मैं आपको बता दूं, डेमोक्रेटिक फैब्रिक में हमेशा नंबर गेम्स की बात होती है कि लोग किसके साथ खड़े हैं। लोग जिसके साथ खड़े होते हैं उसको उतना सीट आता है और सरकार बनती है। हम लोग का यहाँ कॉलिजन गवर्नमेंट है। कॉलिजन गवर्नमेंट हमेशा दोनों की सोच समझ से चलता है, और जब चलता है तो सर हम लोग के दुर्भाग्य की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मुस्लिम वोटर्स को लाने का काम आपका रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका जीता जागता एग्जांपल बाई इलेक्शन है बेलागंज का, जहां 16,000 मुस्लिम मतदाताओं ने इलेक्शन में वोट करके बीजेपी को जिताया, एनडीए को जिताया। एमवाई अब रह नहीं गया, लालू के जमाने में तो अब रह नहीं गया, क्या ऐसा कह रहे हैं? बिहार वासियों के लिए दुर्भाग्य का काम है कि हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं करते, हम जात पात और धर्म के नाम पर वोट करते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात होगी, सिनोनिम से नीतीश कुमार। अगर विकास की बात होगी, नीतीश की बात होगी। इकबाल हुसैन की बात होगी, नीतीश की बात होगी। ठीक है, जरा इनका नजरिया लेना चाहता हूं। क्या मुस्लिम भी आपकी तरफ नहीं रह गए? अब देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम M-22 समीकरण की पार्टी नहीं हैं, हम A to Z की पार्टी हैं। हमारे टिकट यादव नाराज हो जाएंगे, मुस्लिम नाराज हो नहीं, जाएंगे। हम A to Z की पार्टी हैं। आप जबरदस्ती हमसे मत कहवाइए कि हमारे समीकरण की पार्टी विपक्षियों का काम है। इन्होंने खुलकर कहा, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आपके सामने कहा। हाँ सर, बात पूरी होने दीजिए। एक मिनट, हमारे टिकट के बंटवारों में देख लीजिए, हमने मुसलमानों को भी टिकट दिया, हमने हिंदुओं, हमने ओबीसी को टिकट दिया, हमने एससी को टिकट दिया, हमने एसटी को टिकट दिया, हमने ईबीसी का टिकट दिया। बीजेपी वाले बतावे कितने मुसलमानों को टिकट दिया, वो बताए कितने दलितों को टिकट दिया, वो बताए कितने ईबीसी को टिकट दिया, बीजेपी बताए कितने मुसलमानों को टिकट दिया। हमने 18-19% दिया। मैं बोलूं, बीजेपी बतावे, पार्टी है कि आप लोगों के पास आऊंगा, समझूंगा। एक सेकंड, आप जरा शमशुद्दीन जी, एक सेकंड शमशुद्दीन जी, आपको कौन सुन रहा है इस मैदान में? मैं टीवी 9 से मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं। धन्यवाद सारे। अरे सर, आप ये बताइए, आप मुस्लिम हैं, आप या तो एमवाई की तरफ चले जाते या आप जेडीयू की तरफ, आप खुद मैदान में आ गए क्यों? टिकट देने का काम नहीं किया। और मैं बता दूं कि जेडीयू की सरकार में सुशासन की राज है, वहां दिन में चोरी होती है, और राजद की सरकार में रात में चोरी होती थी। अब आप में से कौन इस पर जवाब देना चाहता है, बात करना चाहता है?
हाँ। 26 मई 2014 को शपथ लिए हम लोग को था कि मोदी जी आएंगे, हम लोग का भविष्य सुधारेंगे। हाँ। लेकिन वो जो वादा किए हाँ। कि 2 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपया मिलेगा, कुछ नहीं मिला। अरे मुसलमानों की रहनुमाई ना उन्होंने की ना इन्होंने कोई नहीं किया है मुसलमानों का तो रहनुमाई। कोई नहीं AIMIM किया। क्या कर रहा है? कुछ नहीं किया है। AIMIM वो भी ने टिकट कुछ बेच नहीं- रहा है, टिकट बेच रहा है, वो टिकट बेच रहा है। बस बिल पे भी अच्छा तो आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं मुसलमानों का रहनुमाई? नहीं किया है। अच्छा तो ये निर्दलीय अगर वो करता तो मुझे, मैं डिसेबल हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे टिकट क्यों नहीं दिया? अतरुल इमाम से मिला हूँ, जलील अहमद से महाराष्ट्र में मैंने फोन से बात किया हूँ, बाय रिकॉर्ड बाय मोबाइल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि या तो हमारा हित सधे हमको टिकट मिले वरना हम बागी हुए फिर आप तो ये और कह- क्या, हाँ? बागी रहूंगा ही। चलिए अब जरा इधर से क्यों? हाँ, मैं आप क्या? तो भाई साहब झाड़ू क्या? वाले, झाड़ू यहाँ कहाँ कहीं है क्या? सर झाड़ू बिहार के भ्रष्टाचारियों के लिए आई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 20 उधर क्या हुआ? दिल्ली विल्ली में जहाँ थे वहां से किनारे हो गए, अब दूसरी जगह लगाने पहुंचे हैं और वहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही बाहर हो गए। सर दिल्ली में हमने जो सरकार, हमारी सरकार आम आदमी पार्टी ने जनता को देने का काम किया। अब तो कह रहे हैं एक शीश महल उधर बन गया है, सही बात है क्या? पंजाब में फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य जो देने का काम किया था, ये बीजेपी वाले जो हैं वो हमें बोलते थे कि ये फ्री का रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, लेकिन आज वही फ्री की रेवड़ी जनता से कमिटमेंट कर कर सत्ते में बैठने का काम किए हैं। MIM के एक नेता कहते थे कि इस देश सभी का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। मैं भी यही कहता हूँ कि देश सभी का है, हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। लेकिन जिस घर में आप रहते हो उस घर को स्वच्छ रखना भी आपका कर्तव्य है। ये नहीं कि मेरा काम सिर्फ गंदगी फैलाना है, स्वच्छ रखना आपकी। कौन गंदा कर रहा है? ये जो डिबेट में आते हैं AMI के जो आए मौलाना साहब सब हैं, उनका डिबेट में देखता हूँ, जो नफरत फैलाने का जो बात बोलते हैं उन लोग। अच्छा नफरत नहीं फैलानी चाहिए। हाँ शिक्षा के विकास की बात बोलते हैं, क्या इंटरमीडिएट की पढ़ाई इस हाई स्कूल में होगी? और इसी मैदान में जहां पर आप लोग हैं, यहाँ पर प्रेम कुमार ने 35 साल में 100 करोड़ से ऊपर खर्चा किया है और इसका विकास देख लीजिए, इनका यही विकास मॉडल है। और आइंदा 135 करोड़ रुपए गांधी मैदान में खर्च हो गए, गड्ढे ही गड्ढे हैं ये देखने को। सर मैं आ रहा हूँ आपके मैं पास। इस हाँ पे जवाब देना चाहूंगा। मैं अभी भाई साहब के बातों को बोलना चाहता हूँ। आज से 15-20 वर्ष पहले ये गांधी मैदान का क्या स्थिति थी ये बताएं। अच्छा अब जो है अब वो कम है गड्ढे, अब गड्ढे कम है, पहले ज्यादा थे। गांधी मैदान में यहाँ जानवरों का जमावड़ा रहता था, चोर पकड़वार रात में रुकते थे। नहीं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, किसने काम किया है? कुछ सही, अरे जो अभी जो है कल तक जो है हम लोग रात में निकलते नहीं थे, ठीक है ना। रोड की स्थिति पहले देखिए और आज देखिए बहुत बेहतरीन है। तो कौन हिंदू मुसलमान करता है और कौन विकास की राजनीति करता है? विकास जो है इंडिया विकास का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान कहाँ हो रहा भाई? नहीं तो RJD हिंदू मुसलमान करता है क्या? अरे नहीं भाई छोड़े, हम लोग जो है विकास करते हैं, विकास हिंदू मुसलमान नहीं करते। रोड का आज तालाब देखिए, अस्पताल देखिए, जहाँ भी हो अब आज मरीजों का तांता लगा हुआ है। लेकिन पहले कुत्ता उस बेड पर पड़ा रहता था, आज विकास में 4 चांद लगा हुआ है। अगर नहीं किसी को दिखाई देता है तो टीन के चश्मा लगा के देखें। तो ये जो कहते हैं कि बाहर कई बार अस्पतालों के लोग पड़े रहते, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा नहीं है और चूहा जो है शराब पी जाता है, इस पे क्या कहना है आप? चूहा नहीं पीता है, यहाँ के व्यवस्थापक लोग पी ये व्यवस्थापक लोग कैसे हैं भाई, कौन है ये लोग? हाँ सत्ता के विपक्षी लोग जो आज बात कर रहे हैं विकास की, 2005 से पहले रोड में गड्ढा था या गड्ढा में रोड था, ये बहुत बड़ा। तो अब रोड में गड्ढे हैं, इस बात से खुश हैं आप? हैं रोड में गड्ढे हैं अभी कि नहीं है? आज रोड है, बिजली है, आज स्वास्थ्य है। आज जो विपक्ष के लोग युवा की बात करते हैं, तो विकास और किया जाना बाकी है, कहीं कहीं गड्ढे हो सकते हैं, लेकिन पहले तो केवल गड्ढे ही थे। हाँ मेरा सवाल निर्दलीय उम्मीदवार से है। उन्होंने कहा कि RJD के जब राज थी तब रात में चोरी होती थी और जब जदयू की सरकार के आई तो दिन में चोरी होती है। तो जब सरकार बनेगी तो आप किसका समर्थन करेंगे? दिन में और रात में ये क्या चोरियों का भी इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है? हाँ हमको कहना है कि अभी के दौर में और अभी के समय में सिर्फ युवा तेजस्वी को चाह रहा है, क्योंकि रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। और एक चीज और है, तेजस्वी में एक खासियत है कि अभी तक झूठ नहीं बोलता है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नौकरी देंगे, जो चारा पशुओं का खा जाते हैं वो नौकरी देंगे। 17
महीना में तेजस्वी जी ने अपना जो है वर्चस्व दिखाया कि हम नौकरी दे सकते हैं। 3.5 लाख नौकरी दिया और 3.5 लाख पर बता नहीं रहे कितनी नौकरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, वो चचा कह रहे थे कि 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था। हम लोग तो आजादी 2014 के बाद हुए हैं। 2005 में तो हम लोग ऐसे बिना कपड़ा घूमते थे। अबरी बार तेजस्वी सरकार आके रहेगी, युवाओं के खुद नौवीं फेल है वो दूसरे को नौकरी देगा, खुद नौवीं फेल वो दूसरे को नौकरी देगा, खुद नहीं पढ़ सका। प्रधानमंत्री सम्राट चौधरी दूसरी। अरे माइक छीन लीजिएगा क्या? अरे रुकिए, अरे माइक ना सम्राट चौधरी एक को पास नहीं है, बेदम फेल टू फेल है, एक तो बोलने नहीं आता है, निसंस्कारी है। जी मुख्यमंत्री, माता जी मुख्यमंत्री, उसका बेटा नौवीं फेल और वो नौकरी। सर अभी हमारे बिहार में क्या चल रहा है? आचार संहिता चल रहा है ना। अभी दुलार चंद जी का हत्या हुआ है कि नहीं? तो ये क्या मंगल राज है? मंगल राज है दुलार चंद। पहला कितना घटना होता था, अभी कितना घटना होता है? अब वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। अच्छा, अभी आचार संहिता लगा हुआ है, फिर भी दिन में दुलार चंद जी का उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहारियों को गाली देने का काम किया। कल उनका वीडियो वायरल हुआ है। बिहारियों का माँ बहन की गाली देने वाले अब बिहार में नहीं रहने देंगे। इस बार महागठबंधन की सरकार उन्होंने किसको गाली दे दी? उन्होंने पूरा बिहारियों SC ST OBC को ऊपर बुलडोजर चलाने। आप राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो देखा हमने वीडियो में वैसा तो नहीं था। आप उनका वीडियो देखिए, कल का वीडियो। कल क्या उप मुख्यमंत्री ने गाली दे दी है बिहार के लोगों को? रौनक जी बताइए। बिल्कुल मैं चला दूं, ये वो युवा है, बिल्कुल गाली दिया जो उन्होंने। लाठी और कट्टे के साथ घूमने वालों का साथ दे रहे हैं। इनकी मानसिकता वही है और ये वैसी ही बात करेंगे जिससे यहाँ पर दंगा हो, जिससे माहौल खराब हो। इनको खुद से समझना होगा कि जब आचार संहिता लगी हुई है तो आचार संहिता में शासित सरकार जो है उसका कोई शासन नहीं होता। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, मुझे 2 मिनट आचार बोलने दीजिए। संहिता में हमेशा जो है प्रशासन के हाथ में सब कुछ होता है। चुनाव आयोग चीजें देखती है। वो कह रहे हैं कि गाली दिया है और मेरे पास प्रमाण है। तरुण जी, हाँ बोलिए। एक मेरी बात सुनिए। मैं नहीं, आप कुछ प्ले करने वाले थे, कीजिए। क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, आप कहना क्यों चाह रहे हैं? प्ले कीजिए, आप सबूत दिखाइए क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, हम भी देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे निकाल के दिखा दीजिए। विजय सिन्हा जी ने चलते हुए जो बहन लगा की गालियां दी है जनता को, क्या वो जनता उसको माफ करेगी? लीजिए, आप ये बताएं कि मंच पर से तेजस्वी के मंच पर से मोदी की मां को गाली, इनके नेता कहते हैं वोट देने के दिन बाहर निकलने गालियां, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये 15 साल की बात कर रहे हैं, जंगल राज। अभी इनका डबल इंजन की सरकार है सर बिहार में, तो क्या अभी मंगल राज है? रोज आए दिन हत्याएं, रोज आए दिन बलात्कार हो रही है, दिन दहाड़े चलते आदमी को गोली मार दिया जा रहा है, खास करके। तो मतलब वो 15 साल अच्छे थे ना? क्या 15 साल अच्छे थे? लालू जी के राज में सब कुछ मंगल में था ना? लालू यादव के राज में 15 साल के राज में सामाजिक न्याय की सरकार थी सर। पिछड़ो, अति पिछड़ो। तो ये जो कहा जाता है कि यहाँ नहीं, जितनी गाड़ियों की दुकानें से गाड़ियां उठ जाती थी, कलेक्टर तक नहीं छोड़े जाते थे, ये कहीं दूसरे ग्रह की बात है क्या? एक सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी के। अभी तो आपने बोला था ना, अब दोबारा आ गए बोलने के लिए यहाँ सामने। एक बार नहीं, ये कैमरे के अंदर भी आ जाएंगे। अभी हमारे एक भाई साहब ने कहा कि 9वीं फेल लड़का कैसे नौकरी दे सकता। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक अनपढ़ बाप का बेटा IAS नहीं बनता? आप बताइए। नहीं तो ये कोई दलील वाकई नहीं है तार्किक रूप से देखा जाए। लेकिन अगली बात नहीं, आप अब इधर से आ गए भाई साहब, आप कमाल हैं यार। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जदयू और बीजेपी जितने ही प्रवक्ता है उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये उपनिषद की ये घोषणा है। पहले आप लोग अपनी जगह पे बैठिए और इस तरीके से उस जगह पर मत आइए जहां पर मैं हूं, वरना मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। आप अपनी बात की। उपनिषद की घोषणा है कि अयम नियोज परोवेद गण लघुचेत साम उदार चरितनाथ वसुदेव कुटुंबकम। मतलब ये अयम निजः परावेति गणनाम लघु चेतसाम। जब आप कहिए तो अच्छे से कहिए ना। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। नहीं ऐसे जल्दी नहीं। हाँ, आपके पास टाइमिंग का नहीं टाइमिंग में। अच्छा बोलिए, अच्छे से बोलिए। ठीक है, तो मैं ये कहना, अच्छा आगे बढ़ गया। हाँ चलिए। मतलब जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, अब पूरा संसार ये हमारा परिवार है। तो जब भारत के मुसलमानों की जब बात आती है तो ये मतलब वहाँ की दाढ़ी को देख करके तो शेख को कहते हैं अल हबीबी कम टू एम दुबई, ठीक है। और यहाँ जो है मतलब कहते हैं कि हम इनको देखना नहीं चाहते हैं, इस तरीके से। मेरी इस बारे में गिरिराज जी से बात हुई थी। मैंने कहा था कि मुसलमानों को लेकर आपकी सोच क्या है। उन्होंने कहा वो लोग कौन है जो इस देश में भारत की टीम के हारने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बोलिए। तो
तो आप उन पे कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल वो गद्दार है, उन पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो इस देश के और जो इस देश में जो रह रहे हैं, जिनको मतलब सारे चीज के अधिकार है और वो मतलब नहीं, उन पे कार्रवाई होने पर तो ये कह दिया जाता है ना कि ये देखिए अमुक धर्म के हैं इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हाँ भाई साहब बोलिए। अभी 2014 में सरकार आई, बोला पर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस टाइम तो नौकरी नहीं दिया गया और अभी फिर से सरकार बोल रही है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। कौन हिसाब से इस पे भरोसा किया जा सकता है? 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, किस हिसाब से इस पर भरोसा किया जाए? अब जरा आपसे नहीं हुसैन साहब, सुन रहा था। नहीं ये देखिए उस मैं तरफ बहुत तो देर से सुन रहा था। आप एक बात बताइए सर, उधर तो सर एक सवाल नहीं खो जाएगी सर, बात खो जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी की तरफ अगर आप सवाल उठाते हैं कि इतनी नौकरियां कहां से दे देंगे, तो नौकरियों को लेकर प्रॉमिस तो आपने किया है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? अगर आप सुनना चाहेंगे, हाँ, हमारी जनता सुनना पहले भी चाहेगी। कह चुके हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे। देखिए मैं आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला सर। बारी आने पे दो चार बातों को समझ लीजिए। आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं। बिहार की जीडीपी इन 2005 जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है 7% थी, आज वही 12% है सर। प्रति व्यक्ति आय 7,000 थी 2005 में, आज प्रति व्यक्ति आय 66,000 है। आप कहते हैं इंस्टीट्यूशन हमारे गया में नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वर्ल्ड टॉप क्लास, लिसन, वर्ल्ड टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन हमारे पास है। IHM हमारे पास है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पास है। आप कह रहे तरक्की नहीं हुआ सर। मोक्ष धाम, विष्णु कॉरिडोर और बुद्धा कॉरिडोर का स्थापना होने जा रहा है। इसी के साथ साथ गया में मुसलमानों के लिए हज भवन बनने जा रहा है। एक तरफ तुमको मुसलमान का वोट चाहिए महागठबंधन को। सर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोक रहा हूं, जरा देखिए अमित शाह ने क्या कहा है। पूर्णिया में गृहमंत्री अमित शाह, पूर्णिया में गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा? TV9 भारतवर्ष से बोले गृहमंत्री, बिहार में एनडीए 160 से ज्यादा सीटों पर जीतेगा। युवा, महिला, पिछड़ा, किसान सब एनडीए के साथ हैं। घुसपैठियों को एनडीए ही बिहार से बाहर करेगा। काउंटिंग के बाद विपक्ष मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, कहा अमित शाह ने। सुनिए जरा पहले। बिहार में पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार अपने सभा पर है। हमारे साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी इस वक्त पूर्णिया में हैं और पूर्णिया में देखिए रोड शो चल रहा है। बड़ी हुजूम, एक बड़ी भीड़ इस वक्त पूर्णिया में, और ये भव्य रोड शो तब हो रहा है जबकि फाइनल चरण की वोटिंग मात्र 2 से 3 दिन से है। अमित जी, पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। आप लगभग पूरे बिहार में दौरा कर चुके हैं, आधा बिहार वोट कर चुका है। अब आपका आकलन क्या कह रहा है? निश्चित रूप से हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ एनडीए का सरकार बना रही है। वो कह रहे हैं कि 121 में जहां पहले चरण की वोटिंग हुई है 100 में हम जीत रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि 100 में हम जीत रहे हैं, आप भी कह रहे हैं 100 में हम जीत रहे हैं। अब 14 को मालूम पड़ ही जाएगा। अच्छा, ये पैटर्न क्या लग रहा है? जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाएं बड़ी संख्या में निकली हैं, इस पैटर्न का आकलन, समीक्षा आप लोग कैसे कर रहे हैं? नहीं, महिला, युवा, किसान और अति पिछड़ा गरीब सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। क्या ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो शराबबंदी है या फिर बिहार में एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं नीतीश के वोटर? देखिए कहाँ है एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल वो तो दिख रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश के वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। भैया आप जो भी पूछना है पूछ लो, काउंटिंग के बाद इनको मुंह दिखाने की जगह नहीं। इसीलिए अभी से वोट चोरी वगैरह मुद्दे लेकर आए हैं। सीमांचल पूरा घूसपेटिया मुक्त सीमांचल बनाने के पक्ष में है। जो ये नहीं बना सकते, एनडीए बना सकते। ये वोटिंग का परसेंटेज बढ़ना लग रहा है। एसआईआर का मुद्दा फेल हो गया। एसआईआर का मुद्दा है मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने का, घुसपैठिया निकालने का। इसका वोटिंग परसेंटेज से क्या लेन देन है? अच्छा, अभी आपका आकलन है, आप कह रहे हैं कि 160। चुनाव शुरू होने के पहले ये नारा लगा था कि अब की बार 2025 में 225। किसने लगाया? बीजेपी के बिहार के जो किसको बीजेपी मानते हो तय कर लो यार। अभी फाइनल कितनी सीट है? आप TV9 भारत में 160 से ज्यादा सीटें आएंगी। 160 से ज्यादा सीटें आएंगी। तो पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। कुछ ही 2 से 3 दिनों में
फाइनल वोटिंग होनी है और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि 160 से ज़्यादा सीटें जीत करके हम बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष। तो उधर महागठबंधन खेमा भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी खैर एसआईआर वाला मुद्दा तो उठा ही रहे हैं, पहले जैसा बेशक नहीं, लेकिन उसका जिक्र जरूर कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं। यहां क्या कहा उन्होंने? भागलपुर में राहुल गांधी का एनडीए पर हमला। मैंने सबूत दिया कि कैसे चुनाव चोरी किए गए। अब बिहार चुनाव चोरी की कोशिश है। महागठबंधन के लाखों वोटर्स के नाम काटे गए। बिहार का जेनजी वोट चोरी नहीं होने देगा, कहा राहुल गांधी ने। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। अब देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई, परसों इनफैक्ट, तो ये कहा गया कि देखिए ये ब्राजीलियन मॉडल, इसने कितनी जगहों पर जाकर वोट दे दिया। वो ब्राजीलियन मॉडल खुद फिर सामने आकर कह रही है कि मैं तो गई नहीं, ये क्या अजीब बात है, कहां से मेरा नाम घसीट लिया गया। ऐसे में क्या इस तरह की तोहमतें जो लगाई जाती हैं उनकी हवा खुद निकल जाती है, या ये कही हुई बातें हैं, इनमें दम है, इसीलिए सबूतों के साथ सामने रखा गया है। अब जल्दी जल्दी आप लोगों के पास आता हूं और फिर मन से सवाल लेंगे। कौन कौन बोलना चाहता है? जल्दी जल्दी अपनी बात कहिएगा, बोलिए जल्दी जल्दी। आप माइक मत पकड़िए, आप अपनी बात कहिए जल्दी से। अभी जो पहले से सोच के रखिए आपको क्या बोलना है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सर, अभी जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बंगाल में ये दिल्ली में वोट चोरी हो गया, हर जगह पे वो जुड़वा रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। हम उनसे कहना चाहते हैं, राहुल गांधी और उनके जितने भी समर्थक यहाँ पे हैं, दिल्ली में वोट चोरी हो गया और जहाँ जहाँ बीजेपी जीत रही है वहाँ वोट चोरी हो गया, पर बीजेपी बंगाल में चोरी नहीं कर पा रही है। जहाँ उनकी सरकार बनेगी वहाँ पे सही है, और जहाँ पे नहीं बनी वहाँ पे वोट चोरी हो गया। 2 दशक 2005 से पहले बिहार में आरजेडी की सरकार थी, बिहार पूरे गड्ढे में था। आज 2 दशक से एनडीए की सरकार है, आज भी मूलभूत सुविधा से लोग कोसों दूर हैं, पलायन उतना ही बढ़ा हुआ है, पर फिर भी भ्रष्टाचार। मतलब दोनों ने कल्याण नहीं किया, दोनों ने कल्याण नहीं किया। नोटा का परसेंटेज देख लीजिए आप, मजबूरी है इंसान का, ऑप्शन बेटर नहीं है। ये तो आप सबको लपेट दिया गया है। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ। प्रत्येक जी जवाब ले लीजिए। पहले भी करप्शन, बिहार में पलायन का परसेंटेज 20 साल में देख लीजिए आप। सर, हम एक लाइन में बोलना चाहते हैं कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम लोग 20 साल, 15 साल और 5 साल में लगे हुए हैं। हम लोग को बहुत आगे निकलना चाहिए। कब ये 15-20 साल की बात कब तक चलती रहेगी? मेरा यही कहना है सर कि जो नीतीश कुमार को 2005 में सरकार में लोगों ने लाया, ये सोच के लाया था कि बिहार में एक सुशासन की सरकार चलेगी और बिहार की जनता को रोजगार, शिक्षा, हर मोर्चे पे सुधार होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने जो 5 साल के कार्यकाल में शुरू में जो फेज में जो काम किया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि सिर्फ डर का माहौल दिखा करके लोगों को गुमराह, केवल डर दिखाकर सत्ता में वापस आना चाहा जा रहा है क्या? विकास तो सिर्फ नीतीश कुमार ही किए हैं यहाँ पे। आरजेडी के शासनकाल में क्या था? लूटपाट, डकैती, हत्या, यही सब तो होता था। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है, हर सेक्टर में बिहार आगे बढ़ रहा है। तो और क्या खोजते हैं? रात में कोई 12 बजे आता था स्टेशन से 12। तो वो जो 15 और 20 साल की बात करते हैं, ठीक ही करते हैं क्या? जो कहते हैं 15 साल कुछ नहीं हुआ था, वो ठीक ही कहते हैं क्या? 15 साल यही 20 बढ़ा है, 67% क्राइम इजाफा हुआ है। आप नहीं बन रहा है। उनके ना सुने आप, आप पढ़े लिखे हैं, डाटा उठा के देखिए, 67% की बढ़ोतरी हुई है क्राइम में। एक एक करके आपके पास आऊंगा, आप यहाँ क्यों चले आए? युवाओं को सिर्फ बदलाने का कोशिश किया जा रहा है। युवा आज भी चाहेगा, आज भी पढ़ेगा तो आज भी रोजगार के लिए। ठीक है। हाँ, क्राइम की बात करते हैं। गया जैसे डिस्ट्रिक्ट में इस मंथ 2 मंथ पहले लगातार 5 से 6 हत्याएं हुई है। विशाल राज की हत्याएं गया में हुई, यश राज की हत्या गया में हुई। आरजेडी के शासन का 34 हत्या एक बार में काट दिया जाता था, मुड़ी काट दिया जाता था, क्या गांव को खत्म कर दिया जाता था। सर, जो रोजगार की बात कर रहे हैं आप, हम नीतीश कुमार और एनडीए से यही पूछना चाहते हैं कि जो 10 लाख वैकेंसी की बात करते हैं, सारे यूपी को दे दिए और बिहार को झुंझुना पकड़ा है। बिहार में शराबबंदी है। अभी गुरुआ यहाँ पर पकड़ाया है मांझी जी के गाड़ी में पूरा बियर कार्टून का कार्टून। ये है
ये है मतलब बिहार को जो है इन लोग बोल रहे। ये चुनाव के दौरान मर्डर हो रहा है, ये कैसा सुशासन है? चिराग पासवान वही बहुत जेल में गया। आप लोग एक साथ बोलेंगे तो नहीं सुन पाऊंगा। एक एक नहीं, आपकी जब बात मैंने ले ली, जब वो दूसरे बोल रहे हैं वहां भी आ रहे हैं, आप जरा एक एक करके सबके पास आऊंगा, लेकिन सुनिए, जब आपकी बात, मेरी बात सुनिए, आपसे बात सुन ली ना, आप जब दूसरे बोल रहे हैं वहां भी बोलने चले आए, नहीं गलत बात है आप जरा। लेकिन ये बहुत सारी बातें ऐसी, देखिए दोनों तरफ की बात, आपको क्रेडिट देने वाले लोग भी हैं, एनडीए को क्रेडिट देने वाले लोग भी हैं, लेकिन ये कहने वाले लोग भी हैं कि केवल डर दिखा दिखाकर सत्ता में वापस आना चाहा जा रहा है। इकबाल साहब, सर क्राइम रेशियो की कोई बच्चा अभी बोल रहा था कि 67% बढ़ गया, उसको डेटा की पता नहीं है। क्राइम रेशियो इज डिटीरिएटिंग डे बाय डे। मैं डेटा दे देता हूं। सर सोशल मीडिया का जमाना है, एक मर्डर दिखता है और जब लाखों मर्डर हो जाते थे, गांव का गांव उजड़ जाता था, वो नहीं दिखता था क्योंकि उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, जंगल राज उस टाइम में था। एक मिनट डेटा मैं दे देता हूं, डेटा मुझे सुन लीजिए। रोजगार की बात एक बच्चा कर रहा था, आपको बता दें कि बिहार में तरुण जी अपनी बारी आए चाहे ना आए बोलते चले जाते। आपने मुझे बोला, आपसे बोला था, लेकिन तरुण जी बीच में आ रहे हैं। तरुण जी ये गलत बात है ना, जब वो बोल रहे हैं तो सुनिए फिर कहिएगा अपनी बात। हाँ बोलिए सर। बिहार में इंडस्ट्रियल हब जल्दी बोलिए, लेकिन गया के डोभी में बनने जा रहा है, लाखों रोजगार का सृजन होने जा रहा है, आपको मालूम है। दूसरी बात नहीं, एक बात बताइए इकबाल हुसैन साहब, आप केवल इस बात का हवाला देते रहेंगे कि तुम्हारी वाली ज्यादा काली थी कमीज, मेरी वाली उससे उजली है। बिल्कुल नहीं सर, यही तो नहीं करता सर, मैं बिलीव नहीं करता। अगर बिहार की जनता गिरेबान में झांक ले तो जो डेवलपमेंट का काम पिछले 20 सालों ने नीतीश कुमार ने किया, किसी सरकार ने नहीं किया, ना जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने और ना ही किसी सरकार ने। या जब आपने दारू बंदी कर दिया तो शराब कहां से आ रही है राज्य में? सर आप बता दें, दुनिया का, सर आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं सर, दुनिया की सरकार, दुनिया वर्ल्ड की सरकार क्राइम को कंट्रोल कर सकती है सर, रोक नहीं सकती। आप समझ लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल, प्रिवेंशन नहीं हो सकता? प्रिवेंशन हो सकता है सर, क्योर नहीं हो सकता। अगर क्योर होता तो एक कंट्री बताइए वर्ल्ड की जहां पर 100% क्राइम रेट खत्म हो चुका है, 100%। एक कंट्री बताइए, नहीं बता पाए। अच्छा, ये जो सूखा नशा बढ़ता चला जा रहा है सर, लोग दूसरे दूसरे तरह के नशे कर रहे हैं। सूखा नशा की बात कर रहे हैं सर। हाँ। आप वैसे स्टेट की बात कर लें सर जहां पर बिहार छोड़कर जो सूखे नशे में बहुत आगे हैं सर। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, समझिए बात करते हैं। तो मतलब अपनी तरफ जब भी बात आएगी तो आप दूसरी जगह की तुलना हमारे यहाँ है सर, है सर। मैं आपके साथ लाइव माध्यम बोल रहा है। तो आपके मैनिफेस्टो में इस बात को जगह मिलनी चाहिए थी क्या कि आप दूसरे तरह के नशे भी रोकेंगे, अपनी युवा पीढ़ी को खोखला होने से रोकेंगे? साहब आपके राहुल गांधी जी ने स्क्रीन पे कहा कि अभी महागठबंधन के वोटर्स हट गए। मैं पूछूं सर आपसे, आप सभी से पूछूं कि उनको कैसे पता, इनका जवाब, इनका सवाल लीजिए, कैसे पता कि महागठबंधन के वो वोटर्स थे? अरे ये वामपंथी नेता हैं, वो वोटर्स जरा इनकी भी बात सुनिए। चोर तो वो है, उनको पता है। एक सेकंड इकबाल साहब, बुत लूट लिया जाता था सर उस टाइम में, रुस्ते डाल दी जाती थी। अरे इकबाल साहब जोश थोड़ा सुनिए ना। मैं एनडीए के लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि बिहार के सबसे ज्यादा लोग हरियाणा में काम करते हैं, बंबई में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं। हाँ, तो ये पलायन क्यों नहीं रुक रहा है, ये कहा जा रहा है? बोलिए बोलिए। अरे चाचा का आवाज लगा रहे, कुछ बोलबा नहीं कर रहे। अब सुनिए जरा, रक्सौल में योगी आदित्यनाथ का आरजेडी पर हमला क्या कहा है, सुनिए उन्होंने। युवा किसी के बहकावे में ना आए, ये लोग नौकरी नहीं दे पाएंगे, ये लोग तो आपकी जमीन हड़प लेंगे, जो पशुओं का चारा खा जाते हैं वो नौकरी क्या देंगे? बहुत जल्दी से सुनिए क्या कहा उन्होंने। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं कि नौकरी का झुनझुना बजाया जा रहा है, नौकरी नहीं मिलेगी, जो चारा खा जाते हैं वो नौकरी क्या देंगे? मैं विश्वविद्यालय का छात्रों में शिक्षा की बात करता हूं। अभी हमारे प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हमारे यहाँ IIM आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया, लेकिन जो हमारे जो राज्य की जो विश्वविद्यालय थी उसके शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। सारे विश्वविद्यालय में क्वालिटी। मुद्दे जिंदा हैं, चुनाव भी अभी जिंदा है, दूसरा दौर बाकी है। यहाँ तो गया जी में आपने देखा जनता क्या कह रही है, लेकिन उधर क्या हो रहा है? कौन है ढीला, कौन है जिंदाबाद, बताएगा आपको जहानाबाद। कल की अड़ी में जुड़ना मत भूलिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद और जनता जनार्दन का बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां आपकी तरफ से आपके लिए होनी चाहिए।